आज का पहला क्वेश्चन है अनुग्रह, अनुकंपा, आदि और व्याधि समोच्चारित शब्दों के क्रमशः सही अर्थ वाली क्या चुनना है आपको, पंक्ति चुनना है कि यहां से आपका अलग है और ये अलग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन देख के कहते नहीं पुष्पा समझ के फ्लावर समझे, कि फ्लावर नहीं फायर है, वाइल्ड फायर है। तो क्वेश्चन आपको सब वाइल्ड फायर वाले मिलेंगे आज के, बढ़िया से पढ़ते हुए चलिएगा। आंसर करेंगे सभी लोग, इसमें से कौन सा होगा। हम आपने कहा हम पे थोड़ा सा अनुग्रह कर दीजिए, क्या बोलते हैं, हम पे थोड़ा अनुग्रह कर दीजिए। मतलब अनुग्रह का मतलब क्या होता है, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा करना। क्या बोलेंगे, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा कर दीजिए, कृपा करना जैसे कहा। आपने कहा अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा से मेरा ये काम हो गया, तो अनुकंपा क्या हो जाएगा, अनुकंपा का मतलब होता है उनकी दया से, उनकी दया से। अच्छा, उसके बाद कह रहा आदि का मतलब, आदि और व्याधि, व्याधि क्या होता है, व्याधि कह आपने, व्याधि मतलब एक शारीरिक रोग हो गया या शारीरिक पीड़ा कह सकते हैं। तो ये जो शारीरिक रोग होता है ना, शारीरिक रोग, इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, इसे व्याधि कहा जाता है। और आदि का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो इसको मानसिक पीड़ा कहा जाता है। क्या बोलेंगे, मानसिक पीड़ा कहते हैं। तो ये पूरा पोस्टमार्टम हो गया। तो अनुग्रह मतलब दया, कृपा करना कहां लिखा है, पहले वाले में ही है, अर्थात आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, सभी को बताएंगे एक बार। अनुराग जी क्या हाल चाल है आपके। कह रहा ले दही और दे दही, किसने किसने ये क्वेश्चन पहली बार सुना है, किसने किसने ये क्वेश्चन पहली बार सुना है बताइएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं मैं आपके, ये सब वो जो लेवल है वो पूरा का पूरा लेवल जो है जूनियर असिस्टेंट वाला है। कह रहा ले दही और दे दही, एक से बढ़कर एक, मतलब एक से बढ़कर एक का मतलब क्या होता है, शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, सवा शेर को क्या बोलेंगे, कहीं सर शेर को सवा शेर मिल गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा कुछ मतलब ना रखना, कुछ मतलब ना रखना आप कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, बड़ा प्यारा सा शब्द आता है, ना उधव का लेना ना माधव का देना, बराबर का सौदा या फिर गरज का सौदा। तो कह रहा दे दही और ले दही और दे दही, ये गरज का सौदा होता है कि हमारी गरज है तो हम भैया ले दही भी करेंगे और दे दही भी करेंगे। पहली बार सुना है, बहुत बढ़िया। निम्न में से संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। अब आप सबको पता है, देखिए समझिएगा, जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है, मैंने आपको बताया था कि जो समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय के आपके दो भेद होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं समानाधिकरण या व्याधिकरण, लिख देता हूं मैं पहले। एक को बोलते हैं व्याधिकरण और एक को क्या बोलते हैं, समानाधिकरण। क्या बोलेंगे, एक को बोलते हैं बच्चे समानाधिकरण। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, ये क्या हो गया आपको, हो गया समानाधिकरण, हो गया समानाधिकरण, ठीक है ना, नाधिकरण। व्याधिकरण जो होता है इसके चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, याद रखिएगा। अब आप कहोगे सर वो चार भेद कौन कौन से होते हैं, जरा बताइएगा। तो वो चार भेद सुनिएगा, हाँ बिल्कुल, कौन कौन सा। तो पहला कौन सा होता है, पहला आपका मैं लिख देता हूं, पोस्टमार्टम करूंगा पूरा, पूरा पोस्टमार्टम अच्छे से पढ़िएगा। पहला होता है आपका कारणवाचक, कारणवाचक सॉरी, पहला कौन सा होता है, कारणवाचक होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है, संकेतवाचक होता है, संकेतवाचक, ठीक है ना। तीसरा कौन सा होता है, आप स्वरूपवाचक होता है या स्वरूप बोधक बोलते हैं इसको, स्वरूपवाचक या स्वरूप बोधक। कई बार सुना होगा क्या बोलते हैं आपका, ऐसा लगा मानो बम फट गया। और एक होता है आपका उद्देश्यवाचक, क्या होता है, ये कहाँ गया, एक होता है आपका उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक। इसके चार भेद होते हैं, बहुत ध्यान से एक एक को समझिएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखिए क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि संकेतवाचक व्याधिकरण कौन सा होगा, ताकि जो इसलिए, तो जहां जैसे इसलिए अगर आपको मिलता है, जहां इसलिए मिलता है इसको क्या कहते हैं, आप कहोगे सर इसलिए, ये कारणवाचक हो गया। ये क्या है आपका, ये कारणवाचक है, इसलिए है कि है, ये सब क्या है, ये आपके कारणवाचक है, ठीक है ना। कि क्योंकि अर्थात मानो, मानो हो गया, ये क्या है, मानो आपका स्वरूपवाचक बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये आपका स्वरूपवाचक बनेगा। अच्छा, कह रहा है यदि तो, जो तो, यद्यपि तथापि। अब देखो थोड़ा कोलिलेट करिएगा, बड़ा काम आएगा, थोड़ा इसको, बिल्कुल थोड़ा इसको कोलिलेट करोगे तो ये बड़ा काम आएगा। आपने सुना होगा संकेतवाचक सर्वनाम, सुना है क्या, वो संकेतवाचक आपका, माफ करना, संकेतवाचक सर्वनाम नहीं, संकेतवाचक वाक्य सुना है क्या, ऐसा एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम आपने सुना होगा,
सुना है नहीं सुना है? तो जहां मिश्र वाक्य होता है, जैसे आपने सुना होगा यदि तुम आते तो ऐसा हो जाता, यद्यप वह बीमार है तथापि, तो इसको फोकस करेगा। संकेतवाचक वाक्य अगर आपने पढ़ा है तो ये संकेतवाचक व्याधिकरण हो गया। मतलब ये वाले जो वाक्य होते हैं ना, आपके शब्द जहां भी मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप? उन्हें कहते हैं संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। और व्याधिकरण में कौन सा होगा? तो ये संकेतवाचक होगा, ध्यान रखिएगा। मानो आ जाए ये क्या हो जाएगा? स्वरूपवाचक हो जाएगा। और ये आ जाए तो क्या हो जाएगा? बोल सर ये कारणवाचक हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलेंगे एक बार, क्या सभी को क्लियर है या नहीं है? हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। सॉरी। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एक शब्द और आता है यहां पे, ताकि लिखा है क्या? हाँ, ताकि। जैसे ये ताकि शब्द आ जाए तो ये क्या होता है? ये आपका उद्देश्य बोधक माना जाता है। क्या मानेंगे? इसको आप उद्देश्य बोधक कहोगे, जहां पे उद्देश्य का बोध हो रहा हो। ये ताकि उद्देश्य बोधक में आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है। स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश, सुखासक्त, सुख में आसक्त, सुधा सिक्त, सुधा से सिक्त, सिक्त मतलब सींचा हुआ, सिक्त का मतलब क्या होता है? सींचा हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सुर ताल, सुर के लिए ताल। अब आ जाओ, इसको समझाता हूं मैं। देखिए क्या कह रहा है, स्मृति भ्रंश मतलब स्मृति का जो याद है उसको भ्रंश कर दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? स्मृति का भ्रंश। चूंकि का आ रहा है तो यहां क्या लिखेंगे? संबंध लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे मेरे भाई? आप कहोगे सर संबंध तत्पुरुष है, मैं उधर लिख देता हूं, समझिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा स्पीड आपको वो करनी पड़ेगी, या फिर संबंध तत्पुरुष, ये क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष होगा, ठीक है। सुख में आसक्त है, तो सुख में आसक्त है मतलब ये अधिकरण हो जाएगा आपका। ये क्या बनेगा? अधिकरण तत्पुरुष बनेगा, अधिकरण तत्पुरुष। ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुधा सिक्त, सुधा से सींचा हुआ मतलब ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। ये क्या बनेगा आपका? ये करण तत्पुरुष बन जाएगा, याद रखिएगा, करण तत्पुरुष। लेकिन यहाँ कह रहा है सुर के लिए ताल नहीं होता है, सुर और ताल होता है। आपने कहा आपके सुर और ताल गड़बड़ाए हुए हैं, तो सुर और ताल ये क्या है? एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आप कहोगे सर ये समाहार द्वंद्व बनेंगे। क्या बनेंगे? ये आपके समाहार द्वंद्व बन जाएंगे। सभी लोग याद रखिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला राइट होगा। इसमें आपका द्वंद्व समास है, ना कि कोई और है। क्वेश्चन अगला है हाट बाट। अब देखो ध्यान से समझिएगा। कह रहा हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दीन ही अति अति अगी है, आरत पुकारत संभारत ना को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं। आप कहोगे क्या लाए हो? आप कहोगे क्या लाए हो? समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। कि हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पौरी, खोरी खोरी दीन ही अति अति अगी है, अति अति अगी है, आरत पुकारत संभारत ना को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे। कह रहा हाट बाट मतलब किसी की राह नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कोट ओट, जो कोट मिल जा रहा है, कोट मतलब कोटरी की ओट मिल जा रही है, ओटनी अगार मतलब घर का, वो घर मिल जा रहा है, वहीं घुस जा रहा है। और कह रहा खोरी खोरी दौरी दीन है, अति अति आगी है, कि दौड़ दौड़ के भाग भाग के आग लगाई जा रही है। आरत पुकारत संभारत ना को कहो, खूब चिल्ला रहे हैं लोग, खूब पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को संभाल नहीं रहा है। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे, जहां व्याकुल मतलब जहां कुछ मिल रहा है बस भागे जा रहा है। कौन सा रस है? क्या यहाँ पे क्रोध दिखाई दे रहा है आपको? पंक्तियों में समझो, क्या यहाँ पे आपको क्रोध दिखाई दे रहा है? आपको अगर नहीं, डर का माहौल बना पड़ा है, जो देखो इधर उधर भाग रहा है। तो भयानक रस में भय होता है, और विभत्स रस में क्या होता है? जुगुप्सा, घृणा। क्या यहाँ पे घृणा की बात कर रहा है कोई? नहीं। करुण रस का स्थायी भाव शोक, शोक की बात कर रहा है? नहीं। किसकी बात कर रहा है? भय की बात कर रहा है, कि भय से सब भाग रहे हैं। सी वाला आंसर आपका राइट होगा। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रवीण जाट जी 8:30 बजे उस चैनल पे सेशन लगाया, देख लीजिएगा। यहाँ ये दूसरा सेशन है, यहाँ मत पूछिए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम आसुमेलित है? आपको बताना। आसुमेलित है, तत्सम तद्भव। जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइएगा। अब देखो, देखिए कह रहा ठाव का स्थान होता है, तो कर सकते हो, ठीक है। वैसे थान भी आप कर सकते हो, ऐसे थान भी आता है, ठाव भी कर सकते हो, थान भी होता है। डंक का दंश होता है, आप कहोगे सर एकदम सही है। कौन? तद्भव और तत्सम। देखो वैसे तो ये भी गलत लिख गया,
सुमेलित कह रहा है झीना जीर्ण, इधर तद्भव है इधर तत्सम है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है, क्यों क्यों ऐसे लिखा जाएगा भाई, डंक इधर आएगा और दंस इधर आएगा, तो इसका सीक्वेंस गड़बड़ है, बाकी सारी चीजें आपकी सही है। और उसके बाद ठाव का या स्थान होता है, ठीक है। ठंडा का स्तब्ध नहीं होता है, स्तब्ध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठंडा वैसे आपका देश शब्द है, ये देश शब्द है, ठंडा डंडा ये सब देश शब्द है। तो यहां पे आप देखोगे तो ए वाला भी गड़बड़ है और सी वाला भी गड़बड़ है, तो ए और सी आपके दोनों होंगे, ध्यान रखिएगा, ये भी गड़बड़। बाकी झीना का जीर्ण होता है, ये बात याद रखिएगा, झीना मतलब बहुत पतला महीन। प्लेलिस्ट मैं बनवा दूंगा। हाँ चले कहीं चले नहीं गए थे, एक हफ्ता क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने कहा था बिहार एसआई का पेपर चल रहा था, बिहार एसआई पे हमको लेनी थी क्लास, और ये कहिए अच्छा हुआ क्लास ले ली, 5 क्लास ली थी, 5 मैराथन, और ये हुआ ऊपर वाले की मेहरबानी की, मतलब खूब अच्छे क्वेश्चन फंसे वहां पे। तो वो बच्चों का पेपर चल रहा था, मेरे पास समय नहीं था, उधर जीडी का भी पेपर चल रहा था, इधर बंदा अकेला, क्लासेस बहुत सारी, इस वजह से इसको थोड़ा सा रोका था, क्योंकि आप लोगों का समय है तो इसलिए मैंने कहा कर लेते हैं। कह रहा अधिकरण कारक होना चाहिए, मतलब में और पर होना चाहिए, यही तो होता है ना, में और पर। इसको काट दो, इसको काट दो, यही दो बचा। कह रहा अन्य पुरुष होना चाहिए। अब अन्य पुरुष तो दोनों हैं, अच्छा बहुवचन होना चाहिए, तो बहुवचन कौन सा है, उन पर या उनसे? अच्छा पर, हाँ सॉरी, उन पर और उस पर, इसमें कौन सा बहुवचन है? जल्दी जल्दी बताओ, एकदम आसान है, इसको बिल्कुल भी टफ मत करिएगा, बिल्कुल मत समझिएगा कि टफ है। आपने कहा, देखो आपने कहा उस पर बैठ जाओ, उस पर मतलब कोई एक है, और उन पर बैठ जाओ, उन पर मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या बोलेंगे कि आंसर उन पर आ गया, उन हो गया तो ये बहुवचन बन गया, उस होता तो एक वचन बनता। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, बी वाला। और ये क्या है, आप कहोगे सर ये एक वचन है, ये क्या है, एक वचन है, ठीक है। उसको, ये क्या है आपका, आप कहोगे सर ये कर्म कारक का अन्य पुरुष है, और आपका बहुवचन, वो आपका एक वचन है, ठीक है ना, एक वचन है। और आपने कहा उनसे, तो ये क्या है, अब उनसे करण कारक में भी आ सकता है, उनसे आपका अपादान में भी आ सकता है। क्वेश्चन अगला कह रहा किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं अगर आप इनको तरीके से करोगे, कई लोगों को ये बहुत टफ लगते हैं, होते आसान है, अभी रोज होगी, डेली होगी, टेंशन मत लीजिए। व्योम गगन अंबर पर्यायवाची नहीं है कह रहा है, तो ये किसका पर्यायवाची है, आपको सर ये आकाश का पर्यायवाची है। आकाश को व्योम कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं, फलक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, फलक बोलते हैं इसको, अंतरिक्ष कहा जाता है, अंतरिक्ष कहते हैं आप, और क्या बोलेंगे कहेंगे सर इसको शून्य भी कहा जाता है, शून्य भी कह सकते हो आप, और तारापथ भी कहा जाता है इसको, तारापथ। बाकी तो आप जानते हो, नारी वनिता महिला, नृप तरु इला, और वस्त्र पट और वसन। देखो ये किसके हैं, आप कहोगे सर ये स्त्री के पर्यायवाची। अब स्त्री को क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर स्त्री को नारी भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं, औरत भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, औरत भी कहा जाता है, अबला भी बोला जाता है इसको, रमणी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, देवी भी कहते हैं, ये सब किसके हैं, महिला के पर्यायवाची, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, वस्त्र कपड़ा, इसको देख लो जरा, आ जाओ, इसको भी कर देता हूं पोस्टमार्टम। अब देखो ये किसके हैं, आप कहोगे सर ये कपड़े के पर्यायवाची, किसके हैं मेरे भाई, कपड़े के पर्यायवाची। वस्त्र बोलते, पट बोलते, वसन बोलते हैं, करपट बोला जाता है, परिधान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे सर परिधान कहा जाता है, इसको दुकूल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे सर इसको दुकूल कहा जाता है, दुकूल बोलेंगे, ठीक है ना, परिधान कपड़ा। अच्छा इसको भी अंबर कहते हैं, अंबर याद रखिएगा, इसको भी कहा जाता है, ये सब कपड़े के पर्यायवाची हैं। उसके बाद आ जाओ इसको फोड़ते हैं, देखो इसको उठा के लाओगे जब यहाँ, तो ये नृप है, नृप किसको बोलते हैं, राजा को बोलते हैं, नृप जो है राय को कहा जाता है। ये सम्राट को भी बोलते हैं, इसको सम्राट कहा जाता है, राजा को क्या बोलते हैं आपका, नरेश कहा जाता है, ये शब्द जरूर याद रखिएगा। नरेंद्र बोलते हैं, नरों में इंद्र होता है, नरेंद्र कहते हैं। राजा को दंडधर भी कहते हैं, राजा को भूपति भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, भूपति कहते हैं। महीपति कहा जाता है, महीपति बोला जाता है, ये सब राजा के पर्यायवाची हो गए। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका तरु, इसको उठा के यहाँ पे ले आए। तरु किसका है, आप कहोगे सर तरु वृक्ष का पर्यायवाची है, पेड़ का पर्यायवाची है, पादप का पर्यायवाची, क्या बोलेंगे, पादप का पर्यायवाची है, गाक्ष का पर्यायवाची है। इसको विटप कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर विटप कहा जाता है, साखी कहा जाता है, साखी बोलेंगे। और इसको द्रुम के नाम से जाना जाता है, ये भी नाम याद रखिएगा, इसको द्रुम भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इला। अब देखो इला जो है वो सरस्वती जी को भी कहते हैं, किसको कहते हैं, सरस्वती जी को भी कहते हैं। और इला जो है वो पृथ्वी को भी कहा जाता है। मैं ऐसे ही कराने वाला हूं पूरी क्लास,
मैं ऐसे ही कराने वाला हूं, पूरी की पूरी क्लास याद रखिएगा, ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी वाला होगा। यही असुमेलित है, बाकी सब सुमेलित है। क्या सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए और बताइए असंगत कौन सा है। फणी प्लस इंद्र फणिंद्र है, सुधी प्लस इंद्र सुधींद्र है, और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे अभि प्लस इष्ट अभीष्ट है, रजनी धन ईश रजनीश है। इसमें से कौन सा वाला गलत है आपको बताना। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग स्पीड में। सचिन पढ़ाई कर लो। जल्दी से बताओ, मुझे सब याद रहता है, मैं सबको याद रखता हूं, फिर वो चाहे संस्कृति दुबे हो चाहे सचिन चौधरी हो, ठीक है, मैं लगभग सबको याद रखता हूं। आंसर सभी लोग करो, जो लोग ये लाइब्रेरी में बैठ के सो रहे हो ना, आंसर नहीं करोगे, अगर बटन नहीं चलाओगे, उंगली नहीं चलेंगी, नींद आने लगेगी तुमको। एंजल जी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही आपका बेकार आंसर है। इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे ई निकलेगा और यहाँ से ई निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई बनेगा, मतलब रजनीश सही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ ये दीर्घ संधि क्या है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहां से भी ई निकलेगा, यहां से ई निकलेगा अभीष्ट, ये भी सही है, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहां से सुधी निकलेगा, सुधी मतलब ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो, मतलब जो याददाश्त जिसकी अच्छी हो। यहां से ई निकलेगा, सुधींद्र बनेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है फणी नहीं होता है, फणी का मतलब क्या होता है, गलत शब्द है। क्या होता है, फणी होता है, फणी। फणी का मतलब क्या होता है, फणी का मतलब होता है सर्प। तो यहां देखिए, यहां क्या है, आप कहोगे सर फणी है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद इंद्र है। तो यहां क्या निकलेगा, आप यहां से ई निकालोगे दीर्घ, और यहां से लघु ई निकलेगा, सॉरी लघु ई निकलेगा। उसके बाद दोनों मिलाओगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। इसका मतलब ये फणिंद्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये फणी जो लिखा हुआ है गलत है, तो वर्तनी भी आपको आनी चाहिए। ये सर्प का पर्यायवाची कई बार मैंने लिखा होगा, ठीक है ना। नहीं, सुधी सही लिखा हुआ है। वो देखिए, ये एक होता है सुधी, सुधी का मतलब होता है आपकी बुद्धि, आपकी याददाश्त को बोलते हैं। लेकिन सुधी का मतलब क्या होता है, सुधी का मतलब एक तरीके से ज्ञानी। जैसे आप कहते हो सुधीजन, तो सुधीजन का मतलब क्या हो गया भाई, बुद्धि वाले इंसान, ज्ञानी पुरुष। ऐसी सुधी को बोल दोगे तो इसका मतलब भी क्या है, एक तरह से ज्ञानी है। तो सुधी सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा, मां के सुच उपकारों का, सुच मतलब पवित्र, सुच का मतलब क्या होता है, पवित्र। कह रहा, मां के सुच उपकारों का, पवित्र उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर मां जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है, आपको यह बताना है। विभावना अलंकार, विशेषोक्त अलंकार, प्रतीप अलंकार, अन्वय अलंकार। आंसर करके बताओ जल्दी जल्दी स्पीड में। चलिए, आपने सुना होगा प्रतीप। सर किसी का सही नहीं था, अच्छा सबका ही गलत था, मतलब किसी का नहीं सही, आपका सही होना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, इधर आओ। अब विभावना अलंकार क्या कहता है, पहले इसके बारे में जान लो। मैंने आपको कई बार बताया, जहां कारण ना होते हुए भी, जहां कारण ना होते हुए भी, ना होते हुए भी कार्य होता है, कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए, जैसे पाया जाए, जैसे बिनु पक्ष चले सुने बिनु काना बहुविध कर्म करे विद्यमान, ये विभावना अलंकार हो गया। विशेषोक्त, जहां कारण है, जहां कारण हो परंतु कार्य ना हो, परंतु कार्य ना हो, उसे क्या कहते हैं, विशेषोक्ति कहते हैं। कि भैया पानी बीच मीन प्यासी मोहे सुन सुने आवे हासी। प्रतीप का मतलब ही होता है उल्टा, उल्टा पुल्टा। प्रतीप मतलब उल्टा पुल्टा, जो उपमेय का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, उस उपमेय अलंकार जो होता है आपका, सॉरी उपमा अलंकार, ये आपका उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अब उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में भाई उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, लेकिन यहां पे उल्टा है। यहां पे उपमेय को ही उपमान समझ लो बता दिया जाता है, जैसे आपका रूपक नहीं होता है ऐसी। तो यहां क्या किया जाता है, यहां उपमान की तुलना उपमेय से कर रहा है। तो कह रहा मां के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, मतलब क्या बता रहा है, उपकारों को पवित्र बता रहा है, ठीक है ना। तो यहां कह रहा मां के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर मां जैसा संत नहीं है। तो मां को क्या बताया जा रहा है, मां को यहां पे संत कहा जा रहा है, जैसे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो संत की कल्पना किस, मतलब संत की तुलना किससे कर रहा है, मां से कर रहा है। तो यहां पे संत क्या है, संत को उपमेय बताया जा रहा है।
और मां को उपमान बताया जा रहा है। तो यहां पे आपका क्या होगा, ऐसे कंडीशन में प्रतीप अलंकार होता है। सी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा, कई लोग के पल्ले नहीं पड़ा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि देह की अब बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। देह, अब आप ये मत कहिएगा क्वेश्चन कहां से लाओ, लेकिन सच बताऊं ये बड़े प्यारे से क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को देखते हुए चलेगा, समझते हुए चलेगा। इसमें से कई क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे। जब आप एग्जाम दे रहे होगे जूनियर असिस्टेंट का, तब आपको मेरी याद आएगी। मैं डंके की चोट पे फिर से कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। इजी वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, समय आने दीजिए। वो प्रीवियस ईयर भी मैं निपटवाऊंगा, जो यूपीडब्ल्यूएससी के प्रीवियस ईयर हैं उनको भी निपटाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिए, काम आएगा। कि देह की पतली कमर है लचीली, देह की पतली कमर है देह की पतली कमर है लचीली, और नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। आय है, ये कह रहा उक्त काव्य में पंक्तियां किसका मानवीकरण कर रही हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई, इसमें मानवीकरण अलंकार है, मतलब निर्जीव चीजों में मानव के क्रियाकलापों को डाला जा रहा है। अब देखो समझो, पहले कह रहा देह की पतली है, देह की पतली है। बाजरा देह का मोटा होता है, पतला नहीं होता है, कई सारी कलियां निकलती हैं। अच्छा, कह रहा देह की पतली कमर की है लचीली, सरसों, और कह रहा नीचे नीले फूल, सरसों में नीले नहीं पीले फूल होते हैं, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय दान उसको। तो बाजरे का फूल कैसा होता है, सचिन बताएगा। तो यहां भी नीला फूल नहीं होता। रीवा के पेड़ों का फूल ये भी नीला नहीं होता। अलसी के जो फूल होते हैं ना वो नीले होते हैं। तो ये अलसी का मानवीकरण कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन करा, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता। अब बीच बीच में इजी भी डाला है हमने, किस संज्ञा का कोई बहुवचन रूप नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा आगरा, आगरा का बहुवचन क्या होगा बताओ। अच्छा चलो ठीक है, सचिन का बहुवचन बता दो क्या होगा, सचिन का बहुवचन बताओ। अच्छा चलो एंजल का ही बहुवचन बता दो क्या होगा, एंजल नाम है इनका, एंजल का बहुवचन क्या होगा। चलो अच्छा प्रिया का ही बहुवचन बता दो क्या होगा, बताओ भाई, कोई बता पाएगा प्रिया का बहुवचन क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग स्पीड में, नहीं बता पाएगा। मतलब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका कोई बहुवचन नहीं होता है। हालांकि द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा भी आपकी एक वचन में आती है, सदैव एक वचन रहती है, लेकिन इसमें अपवाद होते हैं, इसमें अपवाद होते हैं, ये आपके बहुवचन में भी बदल जाता है। ठीक है ना, जैसे आपने कहा कि चोरी हो गई, तो चोरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन चोरी से आप चोरियां बना सकते हो। तो चोरी से अगर आपने चोरियां बना दी तो ये भाववाचक से मतलब एक वचन से बहुवचन बन गया। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे आपने कह दिया, मान लो यहां पे दाल ही कह दिया, ठीक है, तो दाल से आपने बना दिया दालें, क्या हो गया। लकड़ी से लकड़ियां, जैसे लकड़ी क्या है आपकी द्रव्यवाचक, इसको हटा दो, लकड़ी क्या है आपको, सर लकड़ी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, लकड़ी क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है, आपने कहा लकड़ियां, तो ये क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई, बोलो हाँ है ना, वो सॉरी ये बहुवचन बन गई, एकवाचक संज्ञा, एकवाचक से ये बहुवचन बन गई। जातिवाचक बहुवचन होते ही आपने कहा नदी जातिवाचक है ना, आपने कह दिया नदियां, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बहुवचन बन जाएगा। लेकिन बाकी किसी का बहुवचन नहीं मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। निवार है और निवार है, एक होता है निवार, गांव वाले बता, अगर कोई गांव से बिलोंग करता है ना वो बता देंगे। निवार आपको याद होगा, एक पहले मतलब जो अवधि क्षेत्र वाले बच्चे जानते होंगे, मुझे याद है बहुत अच्छे से, हमारे पिताजी को शादी में गिफ्ट में मिली थी, मतलब नाना के यहाँ से हमारे जो दहेज में लाई थी मम्मी, ठीक है। तो एक होता है निवार, एक निवार होता है जिसको हम बोलते हैं, जो मसेडी पहले आती थी, बेड के नुमा की एक मसेडी आती थी, उसमें जो पट्टे पड़ते थे जिससे वो बिनाई होती थी, उसको भी निवार बोला जाता था। तो निवार को आप एक तरह का, एक प्रकार की रस्सी कह सकते हो, हाँ खाट में बनती। लेकिन यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा, यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा। निवारण का मतलब होता है कि किसी चीज को निवारण, समाधान करना। तो इस निवारण का मतलब समाधान करना भी होता है। इस निवारण का मतलब क्या होता है, इस निवारण का मतलब समाधान करना भी होता है। इसका समाधान क्या है बताओ, इसका निवारण क्या है बताओ। रस्सी खाट बनती हमारे छत पर रखी है, क्या बात है। अपना बहुवचन उस दिन बनेगा जब अपनी शादी होगी। एक इंसान हमेशा बहुवचन में मुझे पुकारेगा, आज ही सुनते हो क्या, क्या बात है भाई साहब। तो यहां क्या बोलेंगे, निवार का मतलब क्या होता है, जंगली धान जो होते हैं उसको निवार बोलते हैं। और इस निवार का मतलब क्या होता है, देखो यहां मैंने इसको कट कर दिया, इस निवार का मतलब रोकना होता है, मतलब समाधान करना, रोकना। तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ना ये वाला आंसर होगा और ना ये वाला होगा। क्लियर है,
ध्यान रखिएगा। एक निवार और भी होती, हाँ, जो जिससे बेड बुना जाता था पहले, वो निवार होती थी। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है बताइएगा, इसमें असंगत कौन सा है? आंसर करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि बिल्ली बिल्लियां, पेड़ पेड़ों, खंबा खंबे, रस्सी रस्सियां। इसमें क्या कह रहा है कि असंगत कौन सा है? वचन के आधार पे। तो बिल्ली का बिल्लियां बन सकता है क्या? आप कहोगे बहुत सारी बिल्लियां आगे, बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है रस्सी का रस्सियां, और पेड़ का पेड़ों, और खंबा का खंबे। कौन सा गलत है? अजी विनय सुनते हो भाभी के शादी के? अरे पागल हो, अब इतना कह ही दिया है तो भाभी थोड़ी वो अजी विनय थोड़ी बोलेगी, कहेगी अजी सुनते हो। जब अजी लगा दिया तो विनय लगाने की क्या आवश्यकता है, ये बताओ। कोई कहता है अजी पति सुनते हो क्या? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। अब देखो समझिएगा ध्यान से। खंबा का क्या कर दोगे आप? खंबा का खंबे कर दोगे, रस्सी का रस्सियां कर दोगे, मेज आ जाए तो मेंजे कर दोगे, मेंज आ जाए तो मेंजे कर दोगे, ठीक है ना, मेंजे कर दोगे। लेकिन यहाँ जो पेड़ है ना, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही रहेगा, पेड़ों नहीं करोगे। हाँ, जब वाक्य में आप प्रयोग करोगे तब आप उनको पेड़ों कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया दर्शन का बहुवचन क्या होगा, या आपसे पूछ लिया गया आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू कैसा शब्द है? ये जो आंसू शब्द है ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है। कैसा है? ये आपका सदैव बहुवचन वाला शब्द है, याद रखिएगा। लेकिन जब आप इसका वाक्य में प्रयोग करते हो तब आप इसको आंसुओं कर सकते हो कि आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए, अपादान कारक होना चाहिए। अब अपादान कारक मतलब से विभक्ति कहां पे है? ये काट दो, ये काट दो। उत्तम पुरुष होना चाहिए। उत्तम पुरुष मुझ मुझ दो कहां पे? हाँ, मुझ और हम, ये दोनों उत्तम पुरुष हैं। लेकिन कह रहा बहुवचन होना चाहिए, तो उत्तम पुरुष ये मैं भी है और उत्तम पुरुष में हम भी है, दोनों ही है। लेकिन बहुवचन केवल कौन सा है आपका? उत्तम पुरुष में हम है। उत्तम पुरुष में बहुवचन कौन सा है? हम है। तो इसको आंसर आसानी से बना सकते हो, नहीं बना सकते हो कि भैया बी वाला होगा, ये बहुवचन बन जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ, अगला क्वेश्चन बिल्कुल कह सकती है भाई हमारे वे मक्कार हैं, उसका मन है कुछ भी कहे। अवस्थी जी भी बोल सकती है, देखो एंजल जी क्या कह रही हैं, अवस्थी जी भी बोल सकती है। चलिए, तो समूह से भिन्न शब्द कौन सा है बताइएगा? साधारण, साहसी, यांत्रिक और सिंह। साधारण, साहसी, यांत्रिक और सिंह, ऐसा क्वेश्चन। चलो बताओ, बातें होती रहेंगी, बातों के साथ पढ़ाई पे भी फोकस करिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समूह से भिन्न कौन सा बताएंगे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने कहा, चलिए क्या बन रहा है? आपने कहा साधारण प्रश्न, तो प्रश्न की विशेषता क्या है? आप कहोगे सर साधारण है, मतलब ये क्या है? आप कहोगे सर ये विशेषण है। ये क्या है आपका? ये विशेषण है। सबके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं जान रहा हूं। आपने कहा साहसी बालक, तो बालक की विशेषता क्या बता रहा है? कि ये साहसी है, रीजनिंग लगाओ, ये विशेषण हो गया, ठीक है ना। आपने कहा ये यांत्रिक विषय, कैसा विषय है? ये यांत्रिक विषय है या यांत्रिक कार्य है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? आप कहोगे सर ये भी विशेषण हो गया। लेकिन सिंह क्या है? तो सिंह विशेष से है, संज्ञा है। सिंह क्या है आपका? विशेष से है, ये संज्ञा है, बाकी सब विशेषण है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला राइट होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, जरा बताइएगा। मित्रता, माधुर्यता, प्रामाणिक और त्रिवार्षिक, सदृश्य, संतुष्ट, लब्ध, प्रतिष्ठ और व्यवहारत। अब देखिए, सदृश गलत लिखा हुआ है। सदृश कैसे लिखते हैं बच्चे? सदृश ऐसे लिखा जाता है। संतुष्ट कैसे लिखते हैं? तो आप कहोगे सर संतुष्ट ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा त्रैवार्षिक, तो त्रैवार्षिक लिखना है तो कैसे लिखोगे? त्रैवार्षिक ऐसे लिखा जाता है, त्रैवार्षिक हो जाएगा। क्यों होगा समझना। त्रि, यहां पे आपने कहा त्रि, और उसके बाद आपने कहा त्रिवर्ष कह दिया, मान लो त्रिवर्ष लिखा हुआ है, त्रिवर्ष, और अगर आप इसमें एक प्रत्यय लगाओगे तो ई का ए बन जाता है, तो ये क्या बनेगा? ये त्रैवार्षिक बनेगा, ठीक है ना, त्रैवार्षिक। वैसे ऐसे होगा त्रैवार्षिक, ए बनता है। अब कह रहा है यहाँ पे प्रामाणिक कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे सर प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, प्रमाण प्लस एक प्रामाणिक बनेगा। मित्रता सही लिखा हुआ है आपका, लेकिन माधुर्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता। हाँ, माधुर्य शब्द जरूर होता है, माधुर्य होता है, माधुर्यता नहीं होता। तो जो आपका आंसर बनेगा वो डी वाला बनेगा, लब्ध, प्रतिष्ठ और व्यवहारत। मतलब व्यवहारत मतलब व्यवहार में लाया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
जो व्यवहार में लाया गया हो, जो व्यवहार में आ चुका हो या लाया गया हो, उसे व्यवहारत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में जालक के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है। आपको गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का सही अर्थ नहीं है वो बताना है। तो जालक का मतलब क्या होता है? जालक किसे कहा जाता है? मज्जा, झरोखा, जाल, घोंसला। जालक किसको बोलते हैं? जालक जंगले को भी कहा जाता है, खिड़की को बोलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्लास लीजिए। राजेश जी टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाइए, फिर आप हिंदी बाई विनय सर सर्च करके टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाइए। समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जो भी लिंक मिले देखते रहिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर करेंगे सभी लोग। अब देखो जालक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया जालक का मतलब खिड़की भी होता है, जिसको जिंगला बोलते हैं, जालक से जिंगला बना, तो ये खिड़की को भी कहा जाता है। इसको झरोखा भी कह सकते हो आप, झरोखा कहते हैं। इसको दरीचा भी आप कह सकते हो, दरीचा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको वातायन भी कह सकते हो, वातायन, ये सब खिड़की के ही पर्यायवाची है। लेकिन इसको जाल भी आप कह सकते हो, जाल होता है ना। इसको घोंसला भी कह सकते हो, घोंसले को भी जालक कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे झरोखा है, जाल है और घोंसला है, ये तीनों जालक के अनेकार्थी शब्द हैं, मतलब ये अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द जालक है, इसके अर्थ ये हैं। मज्जा नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। प्रिया जी माधुर्यता नहीं सही है बच्चा। माधुर्यता इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये जो माधुर्य शब्द होता है ना, भाववाचक संज्ञा होती है, और भाववाचक संज्ञा को फिर आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे? मधुरता हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा वृद्धि करिए, मधुरता लिख सकते हो आप। जैसे एक शब्द आता है बड़ा फेमस, ये समझ गए ना, जैसे शब्द आता है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आप क्वेश्चन भी देखते रहिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अब आप समझिएगा, जैसे आपने लिखा सुंदर, एक शब्द हो गया सुंदर, ठीक है। सुंदर से सौंदर्य बन सकता है, सौंदर्य बना सकते हो आप। सुंदर से सुंदरता बना सकते हो आप, लेकिन ये सौंदर्यता नहीं कह सकते। अगर आपने सौंदर्यता कहा तो ये गलत है, ये शब्द गलत है, ये शब्द सही नहीं है। समझ गए नहीं समझे, एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वंश से उत्पन्न व्यक्ति को क्या कहते हैं? वंशज कहते हैं। वंश से उत्पन्न व्यक्ति को क्या कहते हैं? वंशज कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है बड़ा प्यारा सा, शरीर से उत्पन्न व्यक्ति को क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए लेवल देख के डरिएगा नहीं प्लीज, क्योंकि अगर लेवल आपको देखना, अभी 62 वाली वैकेंसी का जो पेपर हुआ था उसका देखोगे, हिंदी में मुश्किल से, मैं बता रहा हूं, कम से कम 6 से 7 8 क्वेश्चन गलत करोगे, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो ये डरा नहीं रहा हूं मैं, लेवल आपको दिखा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। मैं हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो ललचाया हुआ हो, अब ललचाया हुआ है उसे क्या कहते हैं? लुब्ध कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां क्या बोलेंगे? ललचाया हुआ मतलब लुब्ध, सही है। रोष से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, तो कहते नहीं आदमी रुष्ट हो गया है, रुष्ट मतलब गुस्सा हो गया है, कहें सही है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे क्या कहते हैं? जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय पे, एक कहते नहीं कि जिसके हृदय पे आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसके मर्म को आहत हुआ है, इसको मर्माहत बोलते हैं। मनोवृत्ति का मतलब होता है आपके मन का विचार कैसा है, आपके मन का विचार कैसा है, मन धन वृत्ति होगी, मतलब आप कह सकते हो मन का विचार, तो मनोवृत्ति नहीं होगा यहां पे। शरीर से उत्पन्न व्यक्ति को पिंडज कहा जाता है, याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पिंडज बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, केवीएस जो टीजीटी का पेपर हुआ था, जो केवीएस एनवीएस में टीजीटी का पेपर हुआ था, ये वही वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन वहां के हैं प्रीवियस ईयर के। अब ये क्यों है मैं बता दूं, जो 62 वाला आपका अभी एग्जाम हाल ही में हुआ था, जो हाल ही में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, वहां पे जितने भी आपके क्वेश्चन है रचनाएं वाले, जितने भी रचनाएं वाले क्वेश्चन है, वो सब आपका केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी से उठाए गए क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके क्वेश्चन बना रहा है आयोग, वो कहां से ला रहा है? टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर हुए हैं इजी उनको उठा रहा है, टफ नहीं, इजी उठा रहा है। अब वहां की इजी यहां के लिए टफ है, समझ गए। चलो, तो कह रहा है अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु और बहुव्रीहि, इसमें से कौन सा होगा? दशानन, सतसई, एकाएक, भूखमरा और महावीर। अब कह रहा दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, 10 हैं जिसके आनंद, अर्थात आनंद मतलब मुख, अर्थात कौन? रावण। तीसरा अर्थ प्रधान है, मतलब बहुव्रीहि समास। कहां पे है? आप कहोगे सर ये सतसई, 700 का समाहार,
क्या बोलेंगे? सतसई मतलब 700 का समाहार। 700 का समाहार क्या हो गया? सतसई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया द्विगु समास। एक एक एकाएक, अब देखो एकाएक ये क्या हो गया? एकाएक ये अव्यय बन गया, एकाएक धीरे धीरे ऐसे करके। तो यहां क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये अव्ययी भाव समास है आपका। अच्छा जी, फिर कौन सा? भूखमरा मतलब भूख से मरा। किससे मरा? भूख से मर रहा है बेचारा, तो भूख से मरा, भूखमरा हो गया। ये कौन सा बनेगा? कहां गया आपका? ये कौन सा बनेगा? ये आपका बनेगा तत्पुरुष। उसके बाद क्या कह रहा है? महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो पहले का सी देखो कहां पे, तीसरा, दोनों इसमें है, कट गया। बी का चौथा, बी का चौथा तीनों में है। सी का किससे? कर्मधारय समास। सी का पांचवा कहां पे है? इनमें है, ये कट गया, दो में है। डी का कहां है? पहला है। डी का पहला, डी का पहला, डी का नहीं, डी का दूसरा है ना, डी का दूसरा यहां है। अच्छा, सी का किससे है? सी का पांचवा। देखो हम कुछ गलत कर गए, यहां पे कह रहा है ए का किससे है? ये आया तीसरे से, तीनों में है। उसके बाद बी का चार, बी का चार, बी का चार तीनों में है। सी का किससे है? सी का पांच, तो सी का पांच कहां पे है? सी का पांच ये देखो कट गया, दो में है। उसके बाद डी का है, ए बी सी डी, डी का दूसरा, डी का दूसरा इसमें है और ई का पहला इसमें। ठीक है, ए वाला आंसर आपका राइट हो गया, ए वाला आंसर आपका राइट हो गया। अगला कह रहा है किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? बताइएगा। एक हफ्ते बाद आज मेरी क्लास हो रही है। वयोवृद्धि, वया धन वृद्धि, अन्योन्य, अन्य धन अन्य, और उसके बाद कह रहा है यशः, यशो भूमि, यशा धन भूमि, और सिरो भाग, सिरा धन भाग। अब देखो इनमें सब में क्या है? इनमें सब में विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की एक ट्रिक भी आपको बताता हुआ चलूं, लगे हाथों। तो विसर्ग संधि क्या कहती है? कि कहीं पे भी ये वाला सा आधा आ जाए, संधि हो रही हो, ये वाला सा आधा हो, संधि हो रही हो, ये वाला सा आधा हो, संधि हो रही हो, ऊपर ओ की मात्रा हो, गुण संधि ना हो, ऊपर रा लगा हो, संधि हो रही हो, विसर्ग संधि होगा। जैसे आपने कहा वया, वयोवृद्ध, अर्थात संधि सही किया गया है, ये पूछ रहे हैं। अब देखो यहां गलत कर दिया इन्होंने, यहां क्या बोलेंगे? वयोवृद्ध लिखा है, वया धन वृद्ध होगा, वया धन वृद्ध होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही पूछ रहे हैं आपसे। उसके बाद कह रहा है यशा धन भूमि, तो यहां देखेंगे क्या होगा? यहां पे ये भूमि गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे भूमि, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है सिरोभाग, सिरा धन भाग, क्या बोलेंगे? कैंसर सिरा, सिरोभाग, शिरा धन भाग, अन्य प्लस अन्य, अन्योन्य लिखा हुआ है। तो यहां पे कह रहा है कौन सा सही होगा? आप लोग आंसर करो जल्दी से। हाँ, यही वाला सही है आपका। सिरा धन भाग, सिरो भाग, सिरा भाग होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, सिरा, रा निकलेगा, और उसके बाद यहां पे सिरा भाग, तब बनता है आपका सिरो भाग। ठीक है, देखो एक चीज, एक मिनट, ये सही लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सिरा, उसके बाद भाग आता है, यहाँ पे आ का दीर्घ आ लगा दिया, ये गलत कर दिया इन्होंने। बाकी ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, बी वाला सही है, बाकी गलत है। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से तद्भव प्रत्यय का कौन सा एक उदाहरण है? निम्न में से तद्भव प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है? ईदगाह, इसको तोड़ो जरा, क्या निकलेगा? आप कहोगे सर यहां से निकलेगा ईद, उसके बाद निकलेगा गाह। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर बूढ़ा निकलेगा, उसके बाद आपा निकलेगा, आपा। और इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? आप कहोगे सर दया निकलेगा, उसके बाद आलू निकलेगा, तो ये क्या बनेगा? दयालु बनेगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कम्युनिस्ट, कम्यू प्लस निष्ठ निकलेगा, क्या निकलेगा? बोलो सर कम्यू प्लस निष्ठ निकलेगा, ऐसे बनेगा ये सब। फिर आंसर आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया इसमें कौन सा सही होगा, इसमें तद्भव प्रत्यय कौन सा है? तो यहां पे आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया ये जो बुढ़ापा शब्द है ना, बुढ़ापा शब्द है, तो बूढ़ा और उसके बाद आपा, बूढ़ा को वृद्ध बोलते हैं, तो आपा लगा हुआ है यहाँ पे, तो बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव प्रत्यय का आपका उदाहरण सही हो जाएगा। ईद और गाह लिखा है, उर्दू शब्द है आपका,
दया प्लस आलू तत्सम शब्द हो गया दयालु। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कम्युनिस्ट, ये आपका विदेशी शब्द हो गया। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है? अब कृदंत प्रत्यय का मतलब जानते हो क्या होता है? कौन सा प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय क्या होता है सर? कृदंत प्रत्यय होता है जो, मान लो ये धातु है, ये क्रिया है, ये धातु है, और धातु में क्या लगा हुआ है? जो प्रत्यय लगा हुआ है। तो जो धातु शब्द के साथ प्रत्यय लगता है उस प्रत्यय को क्या कहते हैं? उस प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपने कहा रंग और प्लस ईला, तो रंगीला बन गया, ठीक है ना। ये रंग क्या है? आप कहोगे सर ये संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। तो इसको आप क्या कहोगे? इसमें कौन सा लगा है? इसमें लगा है आपका तद्धित प्रत्यय। कौन सा लगा है? तद्धित प्रत्यय लगा है। आपने कहा दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, और उसके बाद आपने लगाया यहाँ पे आरु। क्या लगाया? यहाँ पे आपने लिखा आरु। ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। तो ये चूंकि संज्ञा है तो ये भी क्या बन गया? आप कहोगे सर ये भी तद्धित प्रत्यय बन गया। आपने कहा कृपा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसमें आपने लगाया आलू, तो ये क्या बन गया? कृपालु बन गया। ये भाववाचक संज्ञा है तो ये भी क्या बन जाएगा? तद्धित प्रत्यय। इसमें ये जो प्रत्यय लगे हैं ये आपके तद्धित प्रत्यय लगे हैं। लेकिन यहां जब आप देखोगे बिकाऊ, तो बिकना से क्या होता है? बिक 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 क्या है? धातु है आपकी, और उसके बाद क्या है? आऊ है, आऊ। तो ये क्रिया है और उसके बाद आऊ लगा, ये कृत प्रत्यय लगा हुआ है आपका। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है। किससे? कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य के बारे में बताया, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा। अब देखो अध्यापक क्या है? यहाँ कर्ता है, और कर्ता के साथ में देखो द्वारा विभक्ति लगी है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया ये क्रिया है, और क्रिया किसके साथ है? तो परीक्षा के बारे में। ये परीक्षा क्या है? कर्म है, ठीक है। अब इसको क्या करना है? कृतवाच्य में बदलना है। तो कृतवाच्य में बदलना है तो जहां जहां कर्ता के साथ से लगा है काट दो, कृतवाच्य नहीं होगा। यहां देखो से लगा है काट दो, कृतवाच्य नहीं होगा। परीक्षा में अध्यापक ने कहा, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा? तो क्या कहा? क्वेश्चन मार्क है, ये भी आपको देखना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि भैया अध्यापक करता है और कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी, तो पहली कंडीशन है कर्तवाच्य हो गया। उसके बाद जो भावार्थ है उसको लिख दो। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? तो कभी भी आपसे पूछे प्रकंपित, मैंने आपको बताया भी है, ऐसे समझाता हूं मैं। ये क्या है? आपको सर रा है। रा को क्या कहा जाता है? रा को लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसको लुंठित वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। इसको कंपित वर्ण या कंपन वर्ण भी कहते हैं, कंपन वर्ण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है, प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य बोलते हैं। इसको वत्सर्य कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कैंसर इसको वत्सर्य कहा जाएगा। और क्या बोलेंगे? कैंसर ये सघोष भी होता है, आपको पता ही होगा। ये अल्प प्राण भी होता है, ये भी आपको पता होगा। इसके बारे में खूब पूछता है विवरण इसका। और ये आपका अंतस्थ व्यंजन में भी आता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये अंतस्थ में भी आता है। यहीं पे आपका कभी कभी ला के बारे में पूछ लेता है कि ला के बारे में बताओ। तो ला क्या है? आपको सर ला पार्श्विक होता है, इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक। और ये भी क्या है? आपको सर ये दंत्य होता है, दंत्य बोलते हैं। और ये वत्सर्य वाला भी होता है, मतलब वत्सर्य से भी बोला जाता है। उसके बाद ये भी आपका क्या होता है? आपको सर ये भी सघोष होता है। उसके बाद इसको भी अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण है। क्या है? ये अल्प प्राण है आपका। और उसके बाद आपका ये भी क्या है? आपको सर ये भी आपका अंतस्थ व्यंजन में आता है, तो ये भी अंतस्थ कहलाएगा। तो इसका ये हो गया, ठीक है ना। अब बचा कौन सा यहाँ पे? तो प्रकंपित के बारे में बात कर रहा है, तो प्रकंपित यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। क्लियर है? नहीं है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तकरीबन 7 बजने वाले हैं, वाक्य में संबद्ध निपात कौन सा होगा? बताइएगा। वाक्य में संबद्ध निपात मतलब आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे भाई आपको ढूंढना है निपात। एक बार आंसर करो सभी लोग, जल्दी जल्दी करिएगा, जल्दी जल्दी। अब आपने सुना होगा निपात, इसमें कौन सा होगा? जैसे आपने कहा लगभग, लगभग 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 10 रुपए बचे हैं। अब इसमें मैं कहूं निपात कौन है? तो ये लगभग जो है निपात है। अब कह रहा है तकरीबन, तो करीब, ये जो करीब शब्द आ रहा है ना इसमें, करीब शब्द, करीब, लगभग, ये क्या है आपका? ये आपका निपात बन रहा है। लेकिन कह रहा है भैया कौन सा निपात है? प्रश्नबोधक है, तुलना बोधक है, तुलनात्मक है। आपको पता है निपात 9 प्रकार के होते हैं। जो निपात होते हैं, निपात के 9 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। अब इसमें ये कौन सा है? तो कह रहा है तकरीबन 7 बजने वाले। क्या प्रश्न कर रहा है? यहां पे नहीं कर रहा है, मतलब ये नहीं होगा। क्या तुलना कर रहा है?
आप देखो समझो, क्या ये तुलना कर रहा है? नहीं, तुलना भी नहीं कर रहा है। क्या ये आदर दे रहा है? आदर भी नहीं दे रहा है। फिर ये अवधारणा बता रहा है। अवधारणा, इसकी क्या अवधारणा है? कहते नहीं यार, एग्जामिनर की अवधारणा समझो उसके बाद आंसर करो, मतलब वैसे पढ़ाई करो। तो वो भी अवधारणा बता रहा है कि तकरीबन 7 है या लगभग इतने हैं, तकरीबन 7 बजने वाले हैं या लगभग इतने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं? आंसर करके बताओ। सभी लोग बताइएगा, जितने लोग हो सब लोग आंसर करिएगा। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? संज्ञा की बात कर रहे हैं। अब देखो, ग्रंथ का निर्माण ये क्या है? क्रिया है, ये ग्रंथ संज्ञा है आपका। लेकिन यहां कह रहा कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? भवन की रचना, रचना क्रिया है, भवन क्या है? संज्ञा है। कह रहा कार्य की पूर्ति, कार्य संज्ञा है, पूर्ति क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन कह रहा शंका का समाधान, शंका भी क्रिया, समाधान भी क्रिया। वो शंका भी आपका भाववाचक संज्ञा, और समाधान क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा बनेगा। किसका समाधान किया गया? समाधान क्या बनेगा? जातिवाचक संज्ञा बनेगा। लेकिन ये समाधान जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी आपका क्रिया का भी काम कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? आप कहोगे सर ये क्रियापद के साथ शुद्ध है। डी वाला आंसर करिएगा। कल से इतना लेवल नहीं लाऊंगा, कल से कम करूंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। जो पूछेगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आगे आ पाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा इनमें से कौन सा, आपने अभी तक क्या पढ़ा था? अभी तक आपने नॉर्मल सा पढ़ा था, जो जैसे आपने पार्श्विक पढ़ा कि यार पार्श्विक क्या होता है, तो आपने कहा पार्श्विक ला होता है। पार्श्विक क्या होता है? ला होता है। अब थोड़ा इसको डेवलप कर दिया गया, ला कई जगहों पे है, तो आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा आ कंठ ध्वनि है, बिल्कुल है। आ दीर्घ स्वर है, बिल्कुल है। ई मूल स्वर है, बिल्कुल है। क्या ई समृद्ध है? आ दीर्घ है, आकंठ ध्वनि है, और कह रहा आ दीर्घ स्वर है, और ई जो है मूल स्वर है, और ई जो है समृद्ध स्वर है। आप कहोगे सर ये तो सारे ही सही लग रहे हैं। भाई ई, जब आप समृद्ध पढ़ते हो तो समृद्ध स्वर में क्या पढ़ते हो? समृद्ध स्वर में आप पढ़ते हो ना ई ई ई ई और उ उ, ये किस में आते हैं? समृद्ध में ही तो आते हैं। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? एक बार आंसर करके बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ते हैं, सही कह रहे हैं आप। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। चलो आंसर करो। आप देखोगे आ कहां से है? कंठ से बोला जाता है। आप कहोगे बिल्कुल बोला जाता है। आ दीर्घ स्वर है, बिल्कुल है। ई मूल स्वर है, बिल्कुल है। ई समृद्ध है, बिल्कुल है। मतलब इसमें एक ऑप्शन आता है इसमें से कोई नहीं, तो वही होगा ऑल इज राइट, सभी सही है। मतलब आप क्या कहोगे? सभी सही, सभी क्या है? सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला कह रहा पार्श्विक ध्वनि के वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ पे ला जो है यही पार्श्विक है आपका। बी वाला आंसर यहाँ कर दीजिएगा। ला क्या होता है आपका? पार्श्विक होता है, ठीक है। हाँ, ये दीर्घ ही कह रहे हैं ना, आ भी तो दीर्घ होता है। अब दीर्घ स्वर की अगर आप बात करोगे तो भाई आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, औ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएंगे। मूल स्वर की बात करोगे तो मूल स्वर 4 होते हैं। आ होता है, ई होता है, उ होता है, री होता है। इनको मूल स्वर भी बोला जाता है। आ और आ ये दोनों कंठ ध्वनियां होती हैं, तो इसमें सभी सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तुषार, तुहिनकर, सारमेय, हिमसीकर। इसमें से कौन सा तुहिन अर्थात ओस का पर्यायवाची? मैंने तो किसी भी एग्जाम में नहीं पढ़ा ऐसे क्वेश्चन। तो तुषार का पर्यायवाची कौन सा होगा? बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो समझो। ओस को क्या कहा जाता है? ओस को तुषार भी कहते हैं, ओस को तुहिनकर भी कहते हैं, ओस को हिमसीकर भी कहते हैं, ठीक है ना। हिमसीकर भी कहा जाता है, इसको हिमकड़ भी कहा जाता है, हिमकड़ बोलते हैं, ठीक है। यहां जो सारमेय है ना, सारमेय नहीं कहा जाता। सारमेय अनेकार्थी शब्द भी है। सारमेय जो है कुत्ता को भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और सारमेय कुबेर का बेटा, कुबेर नहीं, सॉरी, कुबेर का नाम, कुबेर का एक नाम है,
कुबेर का एक नाम है, उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी सारमेय कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कुबेर को भी सारमेय कहते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कुबेर को भी सारमेय कहा जाता है। तो सी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय का गलत प्रयोग हुआ है। कल से नहीं लाऊंगा, इतना परेशान मत हो। विस्मयादि बोधक अव्यय का गलत प्रयोग किसमें हुआ। आहा, हम हार गए, हाय अब मैं क्या करूं, हैं तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम आ गए। अब ये तो आसान है, अब इसको मत कहना कि ये बहुत टफ है। गलत प्रयोग कह रहा है। अब ये बताओ, आहा हम कब बोलते हैं। तो अगर जैसे इंडिया जीती थी, हमने कहा आहा इंडिया जीत गई। अब पाकिस्तान हारा था तो पाकिस्तान वाले कहते क्या आहा हमारा पाकिस्तान हार गया, ऐसे तो नहीं कह रहे थे। वो तो कहते हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल गया। तो वहां आहा नहीं कहेंगे। आहा हम कब करते हैं, जब हम कोई खुशी जाहिर कर रहे हो, या भाई विस्मय, अचानक से कोई मतलब शाबाशी दे रहे हो टाइप, बड़ा मतलब आश्चर्यचकित जब हम कोई विषय देख लेते हैं तब। लेकिन हम हार गए तो ये नहीं कहेंगे। ओहो, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ओह हम हार गए, हाय हम हार गए, ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ आहा नहीं आएगा, क्योंकि ये विस्मयवाचक है। ये आपके गुण दोष भाव को परखते हैं, उसके बाद करते हैं। ये आसान है। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। अब इसको टफ मत कहना, इसको टफ मत कहना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा सोना का पर्यायवाची क्या होता है, कंचन, कनक, जातरूप होता है, स्वर्णयुथिका नहीं होता है। ठीक है। कह रहा पृथ्वी का अचला होता है, पृथुल नहीं होता है। अवन्य होता है, वसुंधरा होता है। निर्झर का मतलब होता है झरना, निर्झर मतलब झरना होता है। निर्झर मतलब प्रपात होता है, चश्मा नहीं होता। निर्झरणी नहीं होता, निर्झरणी तो नदी को कहते हैं, निर्झरणी नदी को कहा जाता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा, धनुर्धन, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज, बानैत, ये सब बोलेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। है आसान या नहीं है, बताओ, आंसर करो जल्दी जल्दी। सर मैं क्लास में हूं, मैं कॉल बैक करता हूं आपको। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से अंजन का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। अरुण है, रात है, अर्क है, उग्र है। देखो अरुण का मतलब क्या होता है भाई, अरुण सूर्य को भी कहा जाता है। अरुण जो है सूर्य के सारथी को भी कहते हैं। सूर्य का जो सारथी होता है उसको भी अरुण कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य का सारथी, उसको भी अरुण कहा जाता है। सूर्य का जो सारथी होता है उसको भी क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं। अरुण किसको बोलते हैं गैंगस्टर, जो कुमकुम होता है ना, कुमकुम, कुमकुम या लाल जो सिंदूर होता है, कुमकुम है, सिंदूर है, इसको भी क्या कहा जाता है। दो चुटकी कीमत तुम क्या जानो रमेश सचिन बाबू, तो सिंदूर उसको भी कहा जाता है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आंसर किया करो जल्दी से। और इसमें से अंजन का मतलब क्या होगा, अर्क। अब देखिए अर्क का मतलब क्या होता है, अर्क का मतलब निचोड़ भी होता है किसी चीज का। अर्क मदार को भी बोलते हैं, अर्क मदार को भी बोलते हैं। अग्र का मतलब आगे हो गया। यहां पे अंजन का मतलब रात हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट करिएगा। बोलो क्लियर है क्या, एक बार बताएंगे। अंजन का मतलब क्या होता है, अंजन का मतलब रात भी होता है। अंजन का मतलब काजल भी होता है। वो काजल नहीं, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, वो वाला नहीं जो आंखों में लगाते हैं लड़कियां लगाती, वो काजल। अंजन का मतलब तेल भी होता है बच्चे। और अंजन का मतलब माया भी होता है। माया, दुविधा में दोनों गए, माया में लीन राम, वही वाली माया है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। अब कौन सा विलोम युग्म नहीं है जरा बताइएगा। तो सदवृत्त का दुर्वृत्त होता है, स्तुत्य का निंद्य होता है, स्वान का सान होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। आंसर बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी स्पीड में। आसान है, इसको टफ मत कहना मेरे दोस्त, ये तो आसान है। देखो समझो, ये सद्वृत्त लिखा हुआ है, ये दुर्वृत्त लिखा हुआ है। स्तुत्य मतलब प्रशंसा, निंद मतलब भाई बुराई, संकीर्ण का पास करना, विकीर्ण मतलब अलग छितरा देना। स्वान तो कुत्ते को बोला जाता है, स्वान तो कुत्ता का पर्यायवाची है, कुत्ता का पर्यायवाची है। सान अलग चीज है। सी वाला आंसर राइट होगा। कह रहा अंतःकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक होते हैं। अब अंतःकरण का मतलब समझ गए, अंतःकरण मतलब मन की, जो आपके अंतःकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक, कि आपके मन में क्या चल रहा है, अपने आप भावना जो होती है
नहीं, लेखपाल में इतनी गहराई से नहीं पूछता है, लेखपाल में इतनी गहराई से नहीं पूछेगा, ये जूनियर असिस्टेंट में पूछ रहा है इसलिए। अब समझो जरा, पहले इसको समझो, ये कुछ नहीं परिभाषा वाला क्वेश्चन है इसलिए टफ लग रहा है आपको। आप समझो अनुभाव किसे कहते हैं, पहले मैं अनुभाव बता दूं। अनुभाव जो होते हैं, समझिएगा, जो अनुभाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक हरकतें बोलते हैं जिनको, शारीरिक चेष्टाएं। तो जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अनुभाव कहा जाता है। और ये शारीरिक चेष्टाएं 4 प्रकार की होती हैं, आपको मैंने बताया था। एक होती सात्विक अनुभाव, एक होती है आपकी देखो, एक होती कायिक अनुभव, एक कौन सी होती है? एक होती कायिक अनुभव, एक होती है आपकी सात्विक अनुभव, ठीक है। और वो एक होती है आपकी इसको वाचिक बोलते हैं, या इसको मानसिक भी कहा जाता है, मानसिक अनुभव, ठीक है। और एक कौन सी होती है? एक आपकी आहार्य बोला जाता है, आहार्य अनुभव नहीं होता है, आहार्य। तो ये शारीरिक चेष्टा हो गई 4 प्रकार की। कायिक ऐसी हरकत होती है, ऐसी चेष्टा होती है जो अपने आप जानबूझकर की जाती है। सात्विक के 8 भेद होते हैं, अलग से 8 टाइप होते हैं, इसके 8 भेद होते हैं, ये अपने आप होने वाली हरकत होती है। अब अंतःकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक, अब अंतःकरण जो मन में हलचल हो रही है और वो अपने आप क्या कह रहा है? आंतरिक अंतःकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक। तो अंतःकरण जो मन में आपकी बात चल रही है, उस जैसे आपके मतलब आप कुछ सोच रहे हो, आपके पसीना आ गया, या आपके होंठ, आप कुछ बोल रहे हो, आपके होंठ कांपने लगे, तो ये वास्तविक दशा के प्रकाशक है, आपके जो मन में चल रहा है, अपने आप हरकत जो होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सात्विक अनुभव बोलते हैं। तो यहां पे भी आंसर क्या होगा? ये सात्विक अनुभव कहलाए जाएंगे। बताओ लेवल कैसा लगा? सब लोग बताओ कैसा लगा लेवल। एक क्वेश्चन और है, वो करा दूं, अच्छा क्वेश्चन है, फिर भले कहोगे तो मैं क्लास छोड़ दूंगा। कह रहा असंगत विकल्प का चयन करें। न प्लस स्थिक नैष्ठिक कहलाता है, वी प्लस साध विषाद कहलाता है, सु प्लस स्मिता सुस्मिता कहलाती है, नी प्लस सन नश्चिण कहलाता है। देखो, न प्लस स्थिक नैष्ठिक कहलाता है, ये सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। वो जो आप पढ़ते हो ना, अभिषेक अभिषेक, वैसे वी प्लस साध, ई है यहाँ, स्वर के साथ जब सा का योग होगा तो ये मूर्धन्य सकार में बनता है व्यंजन संधि। सु प्लस स्मिता, सा के साथ सा का मिलन हो रहा है, तो ये किस में बन जाएगा? दंत का। जब आप क्या बोलते हैं, दंत से करोगे तो ये मूर्धन्य में बदलता है, सही हो जाएगा। अब कह रहा नी धन सन्न, देखो यहाँ क्या है? नी है, और इधर क्या है? आप कहोगे सर सन्न, ठीक है, नी धन सन्न, तो ये क्या बनता है? इधर क्या है? नी है, और इधर क्या है? सन्न है, तो इसका बनता है निषण बनता है, निषण। क्या बोलेंगे? ये ऐसे निषण बनेगा, ये निषण बनता है ऐसे करके। तो ये गलत लिखा हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, ध्यान रखें। क्लियर है सभी को? अगला देखो, अच्छा देख लो, अच्छा ये भी बता दो, ये भी आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में 2 उपसर्ग हैं? अब ये तो आसान है, इसको तो टफ मत कहना यार, एकदम आसान है। इसको तोड़ोगे क्या आएगा? देखो, बिल आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? आखिर आएगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या आएगा? आप कहोगे सर बिल आएगा, उसके बाद कुल आएगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या आएगा? बिल आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? वजह आएगा। अब इसको टफ मत कहना। इसको तोड़ोगे क्या आएगा? आएगा, प्रति आएगा, अच्छा आएगा, अक्ष आएगा। तो ये मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग, ये आपका उपसर्ग, तो आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अब लगे हाथ तो जब इतना कर ही लिया है तो थोड़ा इसको भी निपटा ही देते हैं, ठीक है। अब जब इतना पढ़ लिया है तो यार इसको भी निपटा देते हैं, काम ही आ जाएगा आपके। चलो आ जाओ। कह रहा इनमें से कौन सी रचना वीरगाथा से संबंधित है? बताइएगा। बीसल देवरासो, कीर्तिलता, विद्यापति, पदावली या खुसरो की पहेलियां? आंसर करके बताओ। अब देखो समझिएगा, किसकी बात कर रहा है? वीरगाथा की बात कर रहा है। माना कि आदिकाल का ये ग्रंथ है बीसल देवरासो, और ये वीर रस में लिखा गया है, लेकिन इसको वीरगाथा नहीं कहोगे। आप काहे नहीं कहेंगे वीरगाथा? भाई हमारा मन है हम कहेंगे, हमने कहा वीरगाथा नहीं कहोगे। बीसल देवरासो किसने लिखा है? तो आप कहोगे सर नरपत नाल ने लिखा है, नरपत नाल जी ने लिखा है। लेकिन ये क्या है? ये चरित्र है इनका, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ये बीसल देव का चरित्र है। ये क्या है बच्चे? ये उनका चरित्र है, चरित्र है, ठीक है ना, उनका चरित्र लिखा गया है इस पे, मतलब उनकी जीवनी एक तरह से कह सकते हो। विद्यापति की पदावली भी नहीं होगा, खुसरो की पहेलियां भी नहीं होगा, फिर ये कीर्तिलता हो जाएगा। किसने लिखा है? तो इसको विद्यापति ने ही लिखा है।
किस लैंग्वेज में भी लिखा है तो आप कहोगे सर अवहट्ट भाषा में लिखा है इसको। और ये कैसी है तो आप कहोगे सर ये वीर गाथा से संबंधित है। क्वेश्चन अगला है कि इनमें से किस विकल्प में कृति और कृतिकार सुमेलित नहीं है। कृति और कृतिकार सुमेलित नहीं है, वो कौन है भाई? कबीर परचई रैदास, मृगावती कुतुबन, विज्ञान गीता केशवदास, श्याम सगाई नंददास। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी जल्दी बताओ। किसी ने संत अनंता दास का नाम सुना है? भाभी से लड़ाई हुई है, जब भी ऐसे क्वेश्चन लाए हो आ जाओ, मेरे पास शब्द नहीं है तो नहीं। अब आप थोड़ी लड़ाई, अब तो मना लिया यार। एक कवि अनंता दास हुए हैं, क्या बोलेंगे? कवि अनंता दास। ये कवि अनंता दास की है। कबीर परछाई ये रैदास जी की नहीं है, याद रखिएगा, ये वाला होगा। बाकी मृगावती ये कई बार आ चुकी है एग्जाम में। कुतुबन है। विज्ञान गीता ये आध्यात्मिक है, क्या है ये? इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है, याद रखिएगा। ऐसे पूछा गया है कि केशवदास जी का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये आध्यात्मिक ग्रंथ है इनका विज्ञान गीता, याद रखिएगा। बाकी नंददास की श्याम सगाई भी है, ठीक है ना। अगला कह रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ये तो मैं होमवर्क में लाया था यार। अरे